हेलो दोस्तों, आपका हमारा इलेक्ट्रोमहल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पावर सिस्टम से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट को देखने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट्स वन लाइनर तरीके का क्वेश्चन ही मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आता है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों पावर सिस्टम से इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो फ्रेंड, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। तो ये हमारा पावर सिस्टम का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या क्या है। इसके बाद में ये पार्ट 1 रहेगा और मैं पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आऊँगा। मैं कल पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, जिसमें पावर सिस्टम के सारे आज कुछ कवर करा देंगे और जो भी बच रहे हैं कल हम पूरा कवर करा देंगे। ठीक है, तो ऐसे मैं हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आऊँगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, वोल्टेज लेवल, आपको भी यहाँ से क्वेश्चन दिखा होगा कि वोल्टेज लेवल कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता है। ऑप्शन दे के 3-4 वोल्टेज दे देगा, पूछ देगा कि इसमें से लो वोल्टेज कौन है, हाई वोल्टेज कौन है, मीडियम वोल्टेज कौन है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो चलिए, आपको दिख रहा होगा लो वोल्टेज। देखिए, लो वोल्टेज के अंदर हमारा 230 वोल्ट आता है सिंगल फेज़ के लिए, और 3 फेज़ के लिए 400 वोल्ट आता है। हाई वोल्टेज के लिए 11 केवी और 33 केवी। मेनली जो हमारा जो जनरेटर पे दोस्तों जो हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारी जो है 11 केवी तक की होती है। ठीक है, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आपको दिख रहा होगा 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी तक की जो वोल्टेज होती हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होती हैं। और मॉडर्न हाई वोल्टेज क्या होती है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 400 केवी तक की होती हैं। अल्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होती है? 765 केवी, और इससे एबव की जो भी वोल्टेज होती हैं उनको अल्ट्रा हाई वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि 650 वोल्ट को आप किसके अंदर कंसीडर करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि 400 वोल्ट ना 230 वोल्ट के अंदर आ रहा है। ये 650 वोल्ट क्या होगा दोस्तों? तो ये हमारा किस में आएगा? मीडियम वोल्टेज में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए, इसको मिटा लेते हैं, हम लोग आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इन सबको एकदम आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कंडक्टर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर हम यूज़ करते हैं तो वो किस तरह के कंडक्टर होते हैं, किस मटेरियल के हम कंडक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कॉपर कंडक्टर, अगर हम कॉपर कंडक्टर का यूज़ करने लगे ट्रांसमिशन लाइन में तो हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको भी पता है वो कॉपर बहुत महंगा होता है, और रजिस्टिविटीज़ के लिए पर्पज़ से कॉपर अच्छा होता है। कॉपर से भी अच्छा सिल्वर होता है, इसकी रजिस्टिविटी बहुत कम होती है। लेकिन सिल्वर यूज़ करने लगे तब तो हम लाइन को ट्रांसमिट कर चुके हैं, और लाइन जो अगर हम ट्रांसमिट करके लाएंगे भी तो लाइन तो हमें अच्छी मिलेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होगा बहुत हाई होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो कास्ट हमारा होगा वो बढ़ जाएगा, वो हर तरीके से बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉपर कंडक्टर, कॉपर महंगा है इस वजह से हम लोगों ने एल्युमिनियम मिलाया, जो कि आप जानते होंगे ACSR कंडक्टर जो होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडक्टर है। ये क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आँख मूंद के आपका आंसर क्या मारना था दोस्तों कि जो ACSR कंडक्टर है हमारा ट्रांसमिशन लाइन के लिए बहुत मतलब अच्छा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि चलिए, पहला हमारा दिया ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर यूज़ करते हैं हम लोग कॉपर कंडक्टर। ठीक है, दूसरा हमारा है ACSR कंडक्टर। ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म कई बार पूछ चुका है, तो अल्मुनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें बीच में स्टील रखा होता है और साइड साइड में क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। ठीक है, तो इसी में होता है हमारा स्किन इफेक्ट। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कंडक्टर जो करंट होती है वो कोर मतलब अंदर ना जा, सेंटर पे ना जाके वो कोर से ज़्यादा फ्लो होती है। ठीक है ना, यही घटना स्किन इफेक्ट कहलाती है। और चूँकि DC में स्किन इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्मली होता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ACSR कंडक्टर, ACSR का फुल फॉर्म भी पूछ चुका है एग्जाम में कि ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म बताइए। तो एल्युमिनियम कंडक्टर एलॉय रीइंफोर्स्ड। AAAR, तो ऑल एल्युमिनियम एलॉय रीइंफोर्स्ड। ठीक है, एक एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर होता है, नॉर्मली यूज फॉर EHV लाइन या EHV लाइन में यूज़ किया जाता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में यूज़ किया जाता है, एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ कंडक्टर पे हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंडक्टर क्या है। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर हमारे बहुत तरह के होते हैं, जैसे हमारा सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर का जो स्किन इफेक्ट होता है हाई होता है। हॉलो कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर हमारा जो होता है 1000 एम्पियर से अधिक करंट के लिए यूज़ करते हैं, और हॉलो कंडक्टर को हम यूज़ करके कोरोना लॉस को कम करते हैं। ठीक है ना, हॉलो कंडक्टर बंडल कंडक्टर को यूज़ करके हम कोरोना लॉस को कम करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर का हम यूज़ जो करते हैं वो दोस्तों आपको दिख रहा होगा 275 केवी से ऊपर तक की वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा क्या है हमारा, एक और दिया है पॉइंट हमारा कि
स्टैंडर्ड कंडक्टर को स्टैंडर्ड क्यों बनाया जाता है? तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कंडक्टर को हम लोग फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, मतलब कंडक्टर को स्टैंडर्ड हम लोग क्यों बनाते हैं? तो मेनली हमारा होता है कि फ्लेक्सिबल बनाना कंडक्टर को, ठीक है, इसलिए कंडक्टर को हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। दूसरा एक हमारा एक इसमें और पॉइंट दिया है कि नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हमारा कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, ये हमारा होता है जो 220 किलो तक की बोल्टता या इससे बराबर तक की बोल्टता, मतलब लेस देन बोल्टता के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्या है? बंडलिंग। यहाँ से क्वेश्चन आपको लेक्चर 1 हमारा देखे होंगे जो DMRC का हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए हैं, तो इसमें क्वेश्चन ही दिया था। उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किया था कि बंडलिंग करने से क्या होता है। तो उसमें दे रखा था कि बंडलिंग करने से वोल्टेज ग्रेडियंट घट जाता है, उसमें दे रखा था। लेकिन यहाँ होता क्या है, बंडलिंग करने से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इनको देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बंडलिंग करने के क्या क्या हैं, जो कि आपको एकदम पता होना चाहिए कि पॉइंट की क्या क्या होता है। तो हमारा जो सेल्फ डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है विदाउट चेंज इन म्यूचुअल डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वोल्टेज ग्रेडियंट हमारा घट जाता है, जिससे हमारा कोरोना लॉस क्या होता है? कम होता है। तीसरा चीज़ हमारा क्या दिया है? इससे इंटरफेरेंस घट जाता है। इससे हमारा क्या होता है? इंटरफेरेंस घट जाता है, ठीक है ना। अब इंटरफेरेंस क्या होता है? कम्युनिकेशन लाइन के आसपास जो इंटरफेरेंस होता है वो घट जाता है। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस कम करने के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसपोजिशन भी करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज रिड्यूसेस। इंडक्टेंस क्या होता है? हमारा ज़्यादा घटता है। कैपेसिटेंस जिसमें बढ़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ने की तुलना में जो हमारा इंडक्टेंस होता है वो ज़्यादा घटता है, जिससे हमारा ओवरऑल जो सर्ज इंपीडेंस होता है वो घट जाता है। पावर सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पावर सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है या पावर हैंडलिंग करने की जो कैपेसिटी होती है मेनली इंडक्टेंस पे डिपेंड करती है। तो इंडक्टेंस हमारा जितना कम होगा तो पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी? अस्थायी तो हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, ये जितने भी हम आपको बताए हैं कि एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर, ये आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए लाइन पैरामीटर, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइन पैरामीटर से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि लाइन पैरामीटर में क्या क्या होता है। तो RLCNG, ठीक। तो लाइन पैरामीटर में हमारे RLGNC 4 पैरामीटर होते हैं, जिससे रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं शंट कंडक्टेंस, ठीक है। शंट कंडक्टेंस बेसिकली जो आता है लीकेज करंट के कारण होता है, ठीक है। अगर लीकेज करंट नहीं रहेगा तो हमारा शंट कंडक्टेंस नहीं बनेगा। शंट कंडक्टेंस को हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब पूछता है कि सीरीज़ पैरामीटर कौन कौन से होते हैं लाइन पैरामीटर में। तो लाइन पैरामीटर में हमारे जो सीरीज़ पैरामीटर होते हैं वो R और L होते हैं, और शंट पैरामीटर कौन कौन होते हैं? हमारे G और C, मतलब कंडक्टेंस, शंट कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है? पैरेलल पैरामीटर होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कि सीरीज़ पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, शंट पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, रिलेटेड जो पॉइंट है, चलिए हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दिया रखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन कौन जुड़ा होता है अभी हम आपको बता चुके हैं कि R एंड L जुड़ा होता है। पैरेलल में कौन जुड़ा होता है? हमारा शंट कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये भी लिखा है। चलिए नोट में क्या लिखा है कि द लिंक पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज कैलकुलेटेड। जो पैरामीटर होता है ट्रांसमिशन लाइन का, उसको पर यूनिटी या पर किलोमीटर पे हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा पर यूनिटी और पर किलोमीटर, ठीक। दूसरा क्या होता है? शंट कंडक्टेंस किसके द्वारा आता है? अभी क्वेश्चन पूछ चुका है। शंट कंडक्टेंस हमारा जो आता है वो लीकेज करंट पे आता है। अगर ट्रांसमिशन लाइन में G बराबर 0 हो तो मतलब लीकेज करंट हमारा ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा? वो 0 होगा। पावर लॉस ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा? हमारा सीरीज रेजिस्टेंस के कारण बस होता है, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो होती है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है? सीरीज इंडक्टेंस पे। सीरीज इंडक्टेंस जितना कम होगा उतना हमारा पावर सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा होगी, कैपेसिटी हमारी क्या होगी? पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग कंडक्टर को बंडलिंग भी करते थे, वहाँ पे इंडक्टेंस हमारा क्या होता था? कम होता था, जिससे हमारे ट्रांसमिशन लाइन की जो स्टेबिलिटी होती थी क्या होती थी? वो बढ़ जाती थी, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप इसको अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, REF बराबर पावर लॉस इन द कंडक्टर अपॉन I²। ओम होता है। DC के केस में क्या होता है कि R बराबर रो L/A होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AC के केस में क्या होता है? Z बराबर सुने ही होंगे आप, Z का इम्पीडेंस कहते हैं।
अगला हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का मतलब होता क्या है कि मान लीजिए कोई हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, उसके बगल में कोई कम्युनिकेशन लाइन जा रही, तो हमको क्या पता है कि जिस ट्रांसमिशन लाइन में हमारी जो लाइन जा रही है उसके द्वारा जो फ्लक्स बन रहा है कंडक्टर में, तो वो फ्लक्स क्या होगा कि वो फ्लक्स कितना दूर तक वो फैला हुआ है, इसको तो हम जानते नहीं है। तो अगर कोई बगल में कम्युनिकेशन लाइन गई तो उस पर क्या होगा कि वो फ्लक्स, उससे इंटरफेरेंस होगा, ठीक है ना, मतलब उससे जाके वो फ्लक्स मिलेगा जिससे वहाँ पे कम्युनिकेशन लाइन में इंटरफेरेंस पैदा होगा। उसको दूर करने के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन का हम लोग ट्रांसपोजिशन करते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोजिशन करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो देखिए मैं इसको पढ़ देता हूँ कि वेन एवर 3 फेज अनसिमेट्रिकल लाइन रनिंग पैरेलल एंड नाइव आवर टू द कम्युनिकेशन लाइन, it causes interference in the communication line. In order to eliminate the communication interference, transposition of the line is recommended. Change the position of power conductor at regular interval with equidistance for a given line length, so that the position of power conductor is replaced by its successive phase conductor. ठीक है, तो अब देखिए हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोजिशन करने के एडवांटेज क्या है। देखिए हमारा जो नेट रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है हमारा क्या होता है, वो घट जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है GMD, वो हमारा क्या होता है पर फेज इक्वल हो जाता है। ठीक है, और जो लाइन जो हमारा इंडक्टेंस होता है, वो हमारा पर फेज क्या होता है, इक्वल होता है। और करंट हमारी क्या हो जाती है, पर फेज इक्वल हो जाती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एडवांटेजेस, ये आप याद रखिए। ठीक, अगला क्या हमारा है कि परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। चलिए इससे इंपॉर्टेंट हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को देखते हैं। तो चलिए परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। तो बेसिकली हमारी जो लाइन होती है वो 3 तरह की होती हैं, जैसे हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो गई, मीडियम हो गई, लॉन्ग हो गई। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन क्या लाइन जो होती है हमारी है एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जिसका ऑपरेशन 4000 हर्ट्ज से नीचे तक मतलब हो रहा हो, तो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कंसिडर करेंगे इसको। ठीक है, इस लाइन की जो लेंथ होती है वो 80 किलोमीटर से हमारी क्या होती है, वो कम होती है। और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है, 0 से 20 वोल्टेज तक के बीच में इसको ऑपरेट करते हैं। इसमें जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, तो ये एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जिसका ऑपरेशन 4000 से 12000 हर्ट्ज के अंदर हो रहा हो। ठीक है, ये देख रहे हैं किलोमीटर में दे रखा है। और इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है दोस्तों, 80 से 240 किलोमीटर के बीच में होता है मीडियम में। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, 20 से लेकर 100 किलो वोल्ट तक। ठीक है, इसमें कैपेसिटर जो होता है लम्प्ड होता है, कांस्टेंट होता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, इसका ऑपरेशन जो होता है 12000 हर्ट्ज किलोमीटर होता है। इसकी लंबाई 240 किलोमीटर से एबव होती है और 100 किलोमीटर इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, एबव होता है। इसमें कैपेसिटेंस जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इससे इंपॉर्टेंट हम रिले बता दे रहे हैं कि शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग में कौन से लगते हैं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फ्रेंड जो रिले हम लगाते हैं वो हमारा होता है रिएक्टेंस रिले, मीडियम में इम्पीडेंस रिले, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग महो रिलो का यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। या परफॉर्मेंस तो हो गया हमारा, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें दे रखा है नोट में परफॉर्मेंस के बारे में। द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ डिटरमाइंड बाय द एफिशिएंसी इन वोल्टेज रेगुलेशन। ट्रांसमिशन लाइन की जो परफॉर्मेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ट्रांसमिशन लाइन की जो परफॉर्मेंस होती है वो हमारी डिपेंड करती है या डिटरमाइन की जाती है एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन पे। ठीक है, दूसरी क्या होती है, रोटेटिंग मशीन के लिए रेगुलेशन डिटरमाइन की जाती है, और स्टैटिक मशीन के लिए भी हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन भी डिफाइन मतलब वो करते हैं, परफॉर्मेंस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और सर्टिफैक्ट्री परफॉर्मेंस चाहे वो हमारी स्टैटिक रोटेटिंग मशीन हो या ट्रांसमिशन लाइन हो, वहाँ पे सर्टिफैक्ट्री ऑपरेशन के लिए हमारा क्या होता है, परफॉर्मेंस के लिए कि हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होना चाहिए, बहुत ही लो होना चाहिए, और इफिशियंसी हमारी क्या होनी चाहिए, बहुत ही हाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। इसमें नीचे आपको दिख ही रहा होगा वोल्टेज रेगुलेशन, एक टर्म दिख रहा होगा आपको, वोल्टेज रेगुलेशन। चलिए देखते हैं हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग देखते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा दिख रहा होगा, क्या दिया, इट इज़ द चेंज इन रिसीविंग इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड वाइल कीपिंग द सेंडिंग इन वोल्टेज कांस्टेंट। एक बात फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ चुका है क्वेश्चन कि वोल्टेज रेगुलेशन जब निकालते हैं तो उस समय क्या क्या कांस्टेंट होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालते समय जो हमारा सेंडिंग इन वोल्टेज होता है और जो हमारा सप्लाई फ्रिक्वेंसी होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नो लोड माइनस फुल लोड अपन फुल लोड इंटू 100 से हम वोल्टेज रेगुलेशन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है ना,
चलिए, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, अब बता दे रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पूछता है बार बार कि किसी ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसफार्मर के लिए भी लागू होता है दोस्तों। तो देखिए सेम वही यही केसेस होता है। रेगुलेशन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी है उसका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव कब होगा, जब उसका पावर फैक्टर लैगिंग होगा। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कब होगा, जब लीडिंग होगा। तो कैपेसिटिव लोड के लिए ट्रांसमिशन लाइन की जो रेगुलेशन होती है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर होता है, ठीक है, एक सेंडिंग एंड का जो पावर फैक्टर होता है वो ऑलवेज लेस देन रिसीविंग इन पावर फैक्टर, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी होती है वो हमारी सिमेट्रिकल होती है, रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। पॉइंट दिख रहा होगा। रेगुलेशन हमारा मैक्सिमम कब होता है, जब फाई और थीटा के हमारा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट इसमें क्या दे रखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चारों के चारों, ये पूछता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। अगला क्या दिया है हमारा, देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमारा कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के केस में थीटा बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स x बाई आर, ठीक है। हमने इसमें हाईलाइटेड भी कर दिया है tan इनवर्स x बाई आर। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के केस में क्या होता है, तो फाई आर बराबर tan इनवर्स r बाई एक्स, ये भी पूछ चुका है। अब बताइए हमारा कि मैक्सिमम कब होगा, जब पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, इंडक्टिव होगा, ठीक है। और मिनिमम कब होगा हमारा, जब कैपेसिटिव होगा। लोड जब कैपेसिटिव होगा तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन उस समय क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा। यानी कि कैपेसिटिव लोड पर हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लीडिंग यानी लीडिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है दोस्तों वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सर्ज इम्पीडेंस क्या है। तो सर्ज इम्पीडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कि सर्ज इम्पीडेंस क्या है। सर्ज इम्पीडेंस को हम लोग दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सर्ज इम्पीडेंस को हम लोग इट इज़ नोन एज, देखिए दिया है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, द इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विच लॉसेस इज़ नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। यानी सर्ज इम्पीडेंस को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है ZC बराबर अंडर रूट जेड बाई वाई, ठीक है। मतलब जो इम्पीडेंस होता है और जो एडमिटेंस होता है उसका जो रूट वैल्यू का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस या सर्ज इम्पीडेंस, ठीक है। या तो फार्मूला में कभी कभी ये दे देता है, ठीक, ये वाला देता है फार्मूला, या हमारा जो इसके आगे वाला दिया है ये दे देता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि इस पर न्यूमेरिकल दे देता है, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट का इम्पीडेंस दे देगा और कह देगा आपको कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालिए। तो ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट का आपको दिया रहेगा, आप वहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि फॉर ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ये बहुत ही फेमस है, फॉर ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में हमारा आर जीरो हो जाएगा, जी बराबर जीरो हो जाएगा, तो हमारा ZS सर्ज इम्पीडेंस क्या मिलेगा दोस्तों, हमारा सर्ज इम्पीडेंस जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा ZS बराबर अंडर रूट L बाई C, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट क्या है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये पॉइंट, क्योंकि आप सोचते होंगे कि ये पॉइंट कहाँ एक जगह मिलेंगे, जबकि मैं आपको सब कुछ एक ही जगह बता दे रहा हूँ दोस्तों, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया है। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग क्या दिया है नोट में। देखिए नोट में हमारा दे रखा है कि सर्ज इम्पीडेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ। देखिए सर्ज इम्पीडेंस जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। सर्ज इम्पीडेंस के फार्मूले में आपको कहीं लेंथ दिखा नहीं दिखा, यानी किसी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज इम्पीडेंस मान लीजिए कोई 80 किलोमीटर की लाइन है, उसका सर्ज इम्पीडेंस 50 ओम है, या मान लीजिए 100 ओम है, या मान लीजिए 200 ओम है। मान लीजिए कोई 80 किलोमीटर की लाइन है, उसका सर्ज इम्पीडेंस मान लीजिए 100 ओम है, तो कोई 200 किलोमीटर की लाइन है उसका सर्ज इम्पीडेंस क्या होगा, तो वो भी 200 ओम ही होगा, क्योंकि जो सर्ज इम्पीडेंस है हमारा वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए सर्ज इम्पीडेंस ओवरहेड लाइन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए कितना होती है, 400 ओम होती है, जबकि केबल के लिए मानी 1/10 पार्ट होती है इसका, तो 1/10 का मतलब 400 का 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग क्या है कि फ्लैट लाइन या इनफिनिटी लाइन क्या कहलाता है। फ्लैट लाइन या इनफाइनाइट लाइन, ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड विद द सर्ज इम्पीडेंस एट द रिसीविंग एंड इज नोन एज इनफाइनाइट या फ्लैट लाइन, ठीक है। अब सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या है, तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग में क्या कर रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, आपको ये KB वाला वोल्टेज दे रहा है और ये Z दे रहा है, ठीक है।
और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, देखिए सर्ज इम्पीडेंस का मात्रक ओम होता है, लेकिन सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का जो मात्रक होता है वो हमारा मेगावाट होता है, ठीक है। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का जो फार्मूला होता है, बहुत पूछ रहा है ये बार बार, तो ये फार्मूला इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, वोल्टेज दे रहा है केबी में और जेड का मान दे रहा है। अब बस आपसे पूछ ले रहा है कि सर्ज इम्पीडेंस क्या है। ये बहुत ही क्वेश्चन का ट्रेंड चल गया है कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको मात्रा याद रखना है, फार्मूला याद रखना है, इससे छोटे मोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है यहाँ से सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को लेकर के। तो चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या दिया है। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की डिपेंडेंसी हम लोग देखेंगे क्या दिया है, ठीक है। तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की हम लोग डिपेंडेंसी देखेंगे क्या दिया है। तो चलिए सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की डिपेंडेंसी हम लोग देखेंगे, तो दिया है कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड डिपेंड अपॉन द वोल्टेज। मतलब सर्ज इम्पीडेंस देख रहे हैं यहाँ पे, सर्ज इम्पीडेंस हमारे जो लोडिंग है, आपको दिख रहा होगा इस फार्मूले में ही कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो हमारा है क्या हो रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कर रहा है कि नहीं कर रहा दोस्तों, ये वोल्टेज पे हमारा क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसमें जो VS और VR दे रखा है ना, ये दोस्तों क्या है, सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज है हमारा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट किस पे होता है, ये डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, ये वोल्टेज पे हमारा डिपेंडेंट होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है। अब क्या दिया कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इज़ ऑलवेज लेस देन रेटेड कैपेसिटी ऑफ लाइन। जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होती है हमारी क्या होती है, हमेशा लेस देन होती है। जो रेटेड कैपेसिटी ऑफ लाइन होती है उससे हमेशा क्या होती है, हमेशा लेस देन होती है। अब क्या होता है, अब देखिए सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का मान, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे थोड़ा सा पेन चलाया है दोस्तों, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे कि इफ़ लोड ऑन ए लाइन इज़ लेस देन SIL देन द पावर फैक्टर विल बी लीडिंग। यानी देखिए कुल मिला के क्या है कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, देखिए कुल मिला के है क्या, देखिए अगर सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग यानी SIL, ठीक, यदि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ज़्यादा है, ठीक, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ज़्यादा है, ठीक, तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, बस ऐसे याद रखिए, जो लाइन का पावर फैक्टर क्या होगा, हमारा लीडिंग होगा, ठीक। यदि क्या होगा, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हमारा लेस देन है, तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा, ठीक। अगर सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग बराबर हो, ठीक, यदि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो लाइन पे लोड है इसके बराबर है, तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, हमारा यूनिटी होगा, बस, ठीक है। तो फ्रेंड यही बस आप याद रखिए, 3 पॉइंट क्या है कि यदि लाइन पे जो लोड है, यानी जो हमारी लाइन है उस पर जो लोड है, अगर सर्ज इम्पीडेंस का मान उस लाइन के लोड से ज़्यादा है तो पावर फैक्टर हमारा लीडिंग होगा। यदि लाइन का जो लोड है वो सर्ज इम्पीडेंस से कम है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा। यदि लाइन पे जो लोड है सर्ज इम्पीडेंस के बराबर है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर है, तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा, ठीक है ना। तो ये जो तीनों केसेस हैं, ये तीनों केसेस यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, ठीक है ना, कि जब लेस देन होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्दी ही इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें पार्ट 2 थोड़ा सा लंबा होगा और मैं पावर सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैं सारे पॉइंटों को डिस्कस करूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।